तो स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं और आज डेट है 26 सितंबर और आज का जो अपना टॉपिक है वो मुद्रास्फीति और समृद्धि है। तो दोस्तों, बिजनेस लाइन में द हिंदू के जो एक न्यूज़ आई थी हमने उसी को कवर किया है और उसी पे आधारित क्वेश्चन लिखे गए हैं और उसका आंसर डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का आंसर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे है। पहले हम लोग आज का जो पेपर में जो न्यूज आई थी उसको देख लेते हैं। ये एडिटोरियल में था कि फॉर आरबीआई द ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन डायलेमा कंटिन्यूज़। तो मतलब इसमें बताया गया है कि फ्रेंड्स, जो समृद्धि है हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि है और इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच में कैसे डायलेमा जो है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं मैंने क्वेश्चन क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि अभी हाल ही में जो आईएएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसी के पेपर 2 का जो है एक क्वेश्चन ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इन्फ्लेशन या इकोनॉमी जो है वो है पेपर 3 का पार्ट, लेकिन देखिए खुद ही यूपीएससी ने क्या किया है कि उसको पेपर 2 में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़, चाहे वो इकोनॉमी की हो चाहे वो सोसाइटी की हो, अगर हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि हम उसको दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरे पेपर से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही हम देख सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीब की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या किया है कि स्वयं ही पूछा है कि हाँ, मुद्रास्फीति अगर बेरोजगारी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रबंधन अपनाने होंगे, और वो भी किस पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, कल्याणकारी योजनाओं के पर्सपेक्टिव में। मतलब ये हमारा पेपर 2 से भी रिलेटेड है और पेपर 3 से भी रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अब इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको एक पेपर से ज़्यादा पेपरों तक इंटरलिंक करने की हमारे अंदर क्षमता विकसित होनी चाहिए, तभी हम जाके पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है आज का जो मैंने आंसर लिखा है। और इस आंसर में फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि वही बातों को डालें जो कि इस न्यूज़ में थी, क्योंकि आखिर हम न्यूज़ को रोज़ डिस्कस करते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से लिख दे जिसमें उस न्यूज़ की कोई बात ही ना हो, तब फिर वो उस न्यूज़ पढ़ने का मतलब क्या होगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि इस न्यूज़ की जो खास बातें हों वो जो हमारी आंसर राइटिंग हो उसमें वो उन बातों को डाला जा सके। तो जैसे कि मैंने इंट्रो ही उसी से किया है उस करंट के हिसाब से, कि हाल ही में प्रकाशित फाइनेंशियल ईयर 22-23 के क्वार्टर फर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति अपने निर्धारित बैंड से अधिक रही। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने क्या किया है कि पहली चीज़ तो ये मैंने कर दिया है कि करंट से अपने क्वेश्चन को शुरुआत की है, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करंट से की है। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि हाँ, हमारे मुद्रास्फीति जो है उसका एक अपना निर्धारित बैंड है 4%, वो +-2 हो सकती है। और अगर कभी फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि ये जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है इसका रिकमेंडेशन कब किया गया था, ये किसने किया था, तो उर्जित पटेल कमेटी ने की थी 2014 में। तो वो भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो और इस समय वर्तमान में जो है इन्फ्लेशन रेट वो लगभग 7 के आसपास रहा है। तो वही बताया गया है फ्रेंड्स कि इसी हिसाब से मैंने स्टार्ट किया है कि हाल ही में प्रकाशित फाइनेंशियल ईयर 22-23 के क्वार्टर फर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति अपने निर्धारित बैंड से अधिक लगभग 7% रही तथा आर्थिक समृद्धि भी कमज़ोर रही, जिसका सर्वाधिक प्रभाव वंचित और गरीब वर्गों पर पड़ा है। तो फ्रेंड्स, हमारी आर्थिक जो समृद्धि थी वो भी स्लो रही है, क्योंकि आरबीआई ने जितना एज्यूम किया था, जितना उसने अनुमान लगाया था, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और मैंने ये भी बताया कि इन सब चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, वंचित वर्ग और गरीब वर्ग पर। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारे डेली वर्कर्स होते हैं या जो गरीब होते हैं वो ज़्यादातर डेली वर्कर्स होते हैं, और अगर किसी भी प्रकार के इन्फ्लेशन होंगे, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो या कोर इन्फ्लेशन हो, कोई भी इन्फ्लेशन होगा, तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा, गरीब लोगों को, क्योंकि उनकी जो रोज़ की आमदनी होती है उसी से वो अपने भरण पोषण करते हैं। और अगर ज़रा सा भी सामान महंगा हुआ तो उनके भरण पोषण में और बचत में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।
साथ ही साथ लिखा मैंने कि यद्यप भारत सरकार गरीबी तथा वंचित वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा, पीडीएस, एमडीएम, पीएम आवास योजना। फ्रेंड्स, इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं, हम इसको क्या कहते हैं, कैटेगराइज करके भी लिख सकते हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और रोजगार के लिए, वृद्धजन के लिए। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है। पर मैंने क्या किया है कि बस 5 स्कीम को बता के ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जोर इस पे नहीं दिया जा रहा है कि आप उन योजनाओं को बताएं, जोर इस पे दिया रहा है कि कैसे हम बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का कुशल प्रबंधन करें। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन मुख्य रूप से वही है। तो मैंने कुछ योजनाओं को बताया, उसके बाद में फिर लिखा है कि परंतु केवल योजनाओं के होने मात्र से गरीब और वंचित वर्गों की सेवा नहीं की जा सकती, अतः हमें मुद्रास्फीति को कम तथा बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। तो अब हमें कैसे कैसे हम मुद्रास्फीति को और बेरोजगारी को कुशल प्रबंधन कर सकते हैं, तो मैंने दोनों को अलग अलग बता दिया है। जैसे मुद्रास्फीति का प्रबंधन अलग बता दिया है, बेरोजगारी का प्रबंधन अलग बता दिया है। तो मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए मैंने 3 उपाय बताए, एक मौद्रिक उपाय, एक राजकोषीय उपाय, एक अन्य उपाय। तो मौद्रिक उपाय में क्या, क्रेडिट नियंत्रण, मतलब हम किस प्रकार से कर्ज देते हैं या कर्ज देने की हमारी क्या कहते हैं, क्या क्या हमारे किन डिमांड्स पे हम देते हैं क्रेडिट, या उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है मुद्रा विमुद्रीकरण। मुद्रा का विमुद्रीकरण का फ्रेंड्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अपने देश में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी हो गई और हमको ये पता है कि हाँ इस करेंसी के जो नोट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी में इन्वॉल्व हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको विमुद्रीकृत कर देंगे, डिमोनेटाइज कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा ये ब्लैक मनी का जो पूरा धंधा है वो चौपट हो जाएगा, और साथ ही साथ नई मुद्रा का सृजन कर देना उसके साथ में ही। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मौद्रिक नीति के उपाय थे। राजकोषीय नीति के उपाय कौन कौन से हैं, अनावश्यक व्यय में कमी कर देना। जैसे फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे व्यय होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा उसके प्रति सिंसियर हो तो उसको कमी की जा सकती है। जैसे फ्रेंड्स, फर्जी का एडवर्टीजमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के लिए है कि अगर वो काम अच्छे से करेंगे तो जनता जो है उसको वोट करेगी ही करेगी। अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसके बाद में कितना भी आप एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, जो जनता होगी वो वोट नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो बहुत सारे ऐसे खर्चे कर सकती हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जो शहरों या फिर क्या कहते हैं जिलों का जो नाम परिवर्तन किया जा रहा है फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार से में भी थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं है, और इसमें जो पैसे खर्चे होते हैं वो कई करोड़ खर्चे हो जाते हैं। तो इस तरह के खर्चों से सरकार को बचना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, टैक्सेस में ग्रोथ या वृद्धि करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे को क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पास खींच सकें और लोगों के पास पैसे उस पैसे से क्या करें, लोगों के लिए जो बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं या वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनमें उनका प्रयोग कर सकें। और बचत में वृद्धि, तो बचत में वृद्धि कैसे करवा सकते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत सारे जो सोशल स्कीम्स हैं उसके थ्रू क्या करें, लोगों की डिमांड जो हाउस होल्ड है हमारा, उसका अगर हम डिमांड उसकी पूरी कर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बचत में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है फ्रेंड्स अन्य उपाय। अन्य उपाय में हम उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, तर्कसंगत हमारी वेतन नीति होनी चाहिए। ऐसी वेतन नीति नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक लोगों को बहुत ज़्यादा वेतन मिला जा रहा है और उस हिसाब से उनका जो रिजल्ट या आउटकम है या उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं जिनको क्या कहते हैं उसी पैसे से अगर हम उनको भी शामिल कर लें उसमें, तो हम अपना जो वर्क इफ़िशियंसी है और अपनी जो वर्क की आउटपुट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है फ्रेंड्स, टीचिंग का एग्जांपल, कि जैसे टीचर्स होते हैं उनको मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा सैलरी दे दें, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स या फिर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो टीचिंग के लिए हाईली क्वालिफाइड हैं बट उनको चांस ही नहीं मिला। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि उनके सैलरी को बाइफरकेट करके और सारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल भी क्या किया जा सकता है, प्राइस कंट्रोल भी करके हम
इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए 3 उपाय बता दिए हैं। साथ ही साथ अब देखते हैं बेरोजगारी प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला मैंने लिखा है कि मनरेगा का शहरी विस्तार करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मनरेगा का क्या है कि ज़्यादातर जो काम है वो गाँव में ही है। अगर हम शहर में बहुत सारे सीवेज के काम या फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको काम करने के लिए वर्कफोर्स की कमी पड़ जाती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हम मनरेगा का प्रयोग अपने शहरी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। कामगारों को प्रशिक्षण का मामला क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोकल लेवल पर होते हैं, अगर इनमें हम क्या करें कि जो हमारे वर्कर्स हैं इनको हम समय समय पर प्रशिक्षण देते रहें, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लेबर स्किल है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। हमारा लेबर जो है वो और ज़्यादा स्किलफुल हो जाएगा, और ज़्यादा स्किलफुल हो जाएगा तो उसका जो वर्क एफिशिएंसी है जो या फिर उसके जो काम का निष्पादन है वो अच्छा रहेगा और हमारे देश के लिए वो उसके वृद्धि में सहायक होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड मैंने लिखा है नीतियाँ हमको इस तरह से बनानी होंगी जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सके, साथ ही साथ रोजगार का सृजन भी कर सकें। और कृषि क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एग्रो टूरिज्म, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो रोजगार की असीम संभावनाएं रखते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया था कि जिन जॉबों की दरकार है वो कहाँ से आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर एक यूपीएससी के उस क्वेश्चन को भी डील करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेयरी क्षेत्र, फूड इंडस्ट्री एंड एग्रो टूरिज्म ऐसे क्षेत्र हैं कि ये वो क्षेत्र हैं जिन जॉबों की हमें दरकार है वो इन क्षेत्रों से पाई जा सकती है। तो ये है कुछ फ्रेंड, मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम अपने जो लोकल लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको भी जो आज की तकनीकी युग की जो दुनिया है उसके साथ वो कम्पीट कर सके, उसके साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि बेरोजगारी प्रबंधन के कुछ उपाय बता दिए। फिर मैंने कहा कि अतः कठोर मौद्रिक नीति तथा सरकारी योजनाओं का आउटकम आधारित परीक्षण तथा पीपीपी का प्रयोग करके हम मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या किया है, एक बार देख लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर से उसकी डिमांड क्या क्या थी। तो पहले डिमांड क्वेश्चन हमारा यही था कि हमारे यहाँ सरकारी योजनाएं तो हैं लेकिन तो वो समाज के वंचित वर्ग की सेवा ठीक से नहीं कर पा रही। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अपने मुद्रास्फीति को और बेरोजगारी का कुशल प्रबंधन करें। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि फ्रेंड्स करंट से स्टार्ट किया है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है वो क्या क्या बता रही है, और उसके बाद में फिर मैंने बता दिया कि यद्यपि सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं चला रखी हैं परंतु ये योजनाएं ही गरीबों और वंचित वर्गों के लिए या फिर बेरोजगारी को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुद्रास्फीति का कुछ प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने 3 उपाय बता दिए, मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य उपाय। नेक्स्ट फिर बेरोजगारी प्रबंधन के लिए फिर मैंने कुछ उपाय बता दिए, और फिर आखिरी में मैंने क्या किया कि एक कंक्लूजन लिख दिया। तो फ्रेंड्स कैसा रहा आज का आंसर, आप लोग इसको ज़रूर बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए द हिंदू पे ही या इंडियन एक्सप्रेस पे बेस्ड आंसर राइटिंग कराता रहूं। और फ्रेंड्स आप लोग भी कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करते रहिए। और फ्रेंड्स जल्द ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्री की टेस्ट सीरीज़ 2023 के लिए, और उसके लिए आप लोगों के कमेंट्स मैं चाहूँगा, और आप लोग भी बताएं अगर इस आंसर में क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। आप लोगों के कमेंट की मुझे आशा रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद, और कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, और आप लोग भी आंसर राइटिंग करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।